नमस्कार। नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की दुनिया में चलेंगे जिसने कई पीढ़ियों के दिलो दिमाग पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं धर्मवीर भारती के लिखे कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता की। ये कहानी है इलाहाबाद की, जहां गंगा जमुना की धाराओं की तरह प्यार और सिद्धांतों की दो धाराएं आपस में टकराती हैं। और इस टकराव के बीच खड़े हैं दो इंसान, चंदर और सुधा। और आज हमारी कोशिश इस कहानी को सिर्फ सुनाने की नहीं होगी, बल्कि इसके हर पहलू को टटोलने की होगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी का जो मुख्य पात्र है चंदर, आखिर वो है कौन। हाँ, क्या वो सच में एक देवता है जिसने अपने प्यार का सर्वोच्च बलिदान दिया, या फिर वो एक गुनाहगार है जिसके आदर्शों के बोझ तले एक मासूम जिंदगी बस कुचल कर रह गई। चलिए इसी सवाल के साथ इस भावुक और गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क की एक बेहद खूबसूरत सुबह से। माहौल इतना शांत और पवित्र है कि लगता है जैसे किसी ने कैनवस पर एक तस्वीर बना दी हो। और आम के बौर की वो जो महक होती है वो घुली हुई है। बिल्कुल। और इसी काव्यात्मक माहौल में एंट्री होती है चंदर की, एक नौजवान होनहार रिसोर्ट स्कॉलर जो फूलों के बीच टहल रहा है। पर वो सिर्फ टहल नहीं रहा है ना, वो फूलों से जैसे बातें कर रहा है। हाँ बिल्कुल। उसे हर फूल में एक अलग शख्सियत नजर आती है। कोई गुलाब मुस्कुरा रहा है, कोई उदास है, कोई कली शर्मा रही है। ये जो उसका फूलों से लगाव है, ये उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताता है। सही बात है। ये उसके किरदार की नींव है। वो हर चीज को, खासकर प्रेम को, एक एक भौतिक धरातल से ऊपर देखता है, एक आदर्श, एक पवित्र रूप में। उसके लिए सुंदरता पूजने की चीज है, छूने की नहीं। एकदम। और यही सोच, यही एक फलसफा आगे चलकर उसकी पूरी जिंदगी का फैसला कर देता है। और चंदर की दुनिया के केंद्र में है सुधा, उसके प्रोफेसर और एक तरह से उसके गार्जियन, डॉक्टर शुक्ला की बेटी। उनका रिश्ता बड़ा अजीब और प्यारा है ना। हाँ, कोई नाम ही नहीं है इस रिश्ते का। बिल्कुल। वो चंदर की दोस्त है, शिष्य है, और चंदर उसका शिक्षक भी है और एक तरह से अभिभावक भी। वो पला बढ़ा भी तो डॉक्टर शुक्ला के घर में ही है। हाँ, तो सुधा की पूरी जिम्मेदारी उसी की है। दोनों के बीच एक कमाल की केमिस्ट्री है। दिन भर नोक-झोंक चलती रहती है। जैसे वो चाय वाला किस्सा, सुधा चंदर के लिए एकदम कड़वी चाय बनाती है और जब वो शिकायत करता है तो बड़े हक से कहती है, दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि सुधा की दुनिया चंदर के इर्द गिर्द कैसे घूमती है। और सिर्फ सुधा की ही नहीं, डॉक्टर शुक्ला की दुनिया भी। हाँ, ये भी है। वो तो चंदर पर अपने बेटे से ज्यादा भरोसा करते हैं। वो साफ साफ कहते भी हैं कि सुधा की खुशी की जिम्मेदारी पूरी तरह चंदर की है। तो एक तरह से चंदर को एक ऐसी शक्ति और जिम्मेदारी दे दी गई है जो सामान्य रिश्तों से कहीं ज्यादा है। उसे देवता का दर्जा तो कहानी की शुरुआत से ही मिल गया था। बिल्कुल। तो ये एक परफेक्ट मासूम दुनिया है, एक ऐसा बुलबुला जिसमें सब कुछ अपनी जगह पर है, पवित्र है, साफ है। हाँ, लेकिन ऐसी दुनियाएं ज्यादा देर टिकती नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। और इस खूबसूरत बुलबुले में जो पहला कंकड़ फेंकती है वो है पाम की एंट्री शांत दुनिया में एक तूफान की तरह होती है। हाँ, एक सुबह पार्क में चंदर की मुलाकात पामेला यानी पाम से होती है। और पाम का जो किरदार है वो सुधा से बिल्कुल एकदम उलट है। एक तरफ भारतीय संस्कारों में पली बड़ी चंचल लेकिन घरेलू सुधा, और दूसरी तरफ ये बिंदास मॉडर्न एंग्लो इंडियन लड़की जो अपने ख्यालों को लेकर एकदम साफ है। लेखक ने पाम को सुधा के फॉइल कैरेक्टर की तरह खड़ा किया है ना। हाँ, कह सकते हैं। फॉइल कैरेक्टर वो होता है जो मुख्य किरदार के विपरीत होकर उसकी खासियतों को और उभारता है। पाम की दुनिया में प्रेम सिर्फ पूजा और त्याग का नाम नहीं है, उसमें बौद्धिकता है, खुलापन है, और शरीर का आकर्षण भी है जिसे वो छिपाती नहीं है। पाम की अपनी कहानी भी काफी दुख भरी है। वो तलाकशुदा है और शादी को एक धोखा मानती है। वो चंदर को बताती है कि कैसे उसका पति उसे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसकी मौत के बाद वो अकेली रह गई। तो पाम का दुनिया को देखने का नजरिया यथार्थवादी है, चंदर की तरह आदर्शवादी नहीं। बिल्कुल। और वो चंदर के आदर्शवाद को लगातार चुनौती देती है। वो चंदर के लिए एक आईने की तरह है जिसमें चंदर को वो सच्चाई दिखती है जिसे वो देखना ही नहीं चाहता। उनके बीच का रिश्ता एक बौद्धिक और शारीरिक आकर्षण का है जो चंदर और सुधा के उस पवित्र रिश्ते से बिल्कुल अलग धरातल पर है। इसी कहानी में एक और किरदार है, गेसु, सुधा की सहेली। उसका क्या रोल है? गेसु उस समय के समाज की एक झलक दिखाती है।
गेसु और सुधा की बातचीत के जरिए हमें पता चलता है कि उस दौर की लड़कियों के सपने क्या थे, उनकी उनकी सीमाएं क्या थीं। वो क्लासरूम वाला सीन बड़ा मजेदार है। हाँ, जहां मिस उमादत पढ़ा रही हैं और ये दोनों अपनी बातों में लगी हैं। और गुस्से में टीचर दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। और बाहर बैठकर वो दोनों अपनी जिंदगी और शादी पर बात करती हैं। सुधा एक गहरी सांस लेकर कहती है, गेसु, हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या, हंसते खेलते पढ़ते लिखते दिन कट जाएं तो कितना मजा आए, लेकिन ये शादी। ये एक लाइन दिखाती है कि सुधा भले ही चंदर की दुनिया में कितनी भी आजाद महसूस करती हो, पर समाज के नियमों से, उसके दबाव से वो अनजान नहीं है। उसे पता है कि ये बुलबुला एक दिन फूटेगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं था। हम्म। वक्त के साथ परिवार और समाज की तरफ से सुधा की शादी का दबाव बढ़ने लगता है। और डॉक्टर शुक्ला इस बारे में किससे बात करेंगे? जाहिर है चंदर से। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि इस फैसले पर आखिरी मुहर तो चंदर की ही लगेगी। और यही कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है। यहीं चंदर अपने सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष से गुजरता है। सही बात है। और यहीं पर आकर मुझे हमेशा एक सवाल उलझाता है। चंदर सुधा से बेपनाह मोहब्बत करता है। डॉक्टर शुक्ला उस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर वो चाहता तो बस एक बार कह सकता था कि वो सुधा से शादी करना चाहता है। उसने ऐसा क्यों नहीं किया? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आज के दौर से देखने पर तो ये फैसला एकदम तर्कहीन लगता है। हाँ। पर इसका जवाब चंदर के किरदार की बनावट में ही छिपा है। पहली बात, उसका देवता कॉम्प्लेक्स। उसने सुधा के लिए अपने प्यार को एक इतने ऊंचे सिंहासन पर बिठा दिया है जो सिर्फ पूजा के लायक है। उसे लगता है कि शादी, जो एक सामाजिक और शारीरिक बंधन है, वो इस रिश्ते की दिव्यता को, इसकी पवित्रता को नष्ट कर देगा। तो मतलब वो अपने ही बनाए आदर्शों के जाल में फंस गया। बिल्कुल, वो प्रेम को पूजना चाहता है, उसे जीना नहीं चाहता। दूसरी वजह उस दौर का पढ़ा लिखा आदर्शवाद भी है। त्याग और बलिदान की एक सोच थी कि अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना ही चरित्र की सबसे बड़ी पहचान है। हाँ, चंदर भी इसी सोच का शिकार हो जाता है। वो अपने प्यार का बलिदान देके महान बनना चाहता है। और शायद एक डर भी रहा हो। क्या वो इस बात से डरता था कि जिस रिश्ते को उसने इतना पवित्र बनाकर रखा है, वो शादी की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों को झेल नहीं पाएगा? ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक व्याख्या है और काफी हद तक सही भी। वो सुधा का देवता और रक्षक बनकर खुश है, लेकिन शायद पति बनने की जिम्मेदारी से घबराता है। तो इन सभी जटिल वजहों से वो अपने दिल पर पत्थर रखकर सुधा के लिए आए एक दूसरे लड़के कैलाश के रिश्ते के लिए हामी भर देता है। और सिर्फ हामी नहीं भरता, वो शादी की हर तैयारी में ऐसे हिस्सा लेता है जैसे ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फर्ज हो। ये सोचना भी कितना तकलीफदेह है कि वो खुद अपने प्यार की चिता सजा रहा है और उसे त्याग का नाम दे रहा है। और फिर आती है सुधा की विदाई। वो पल सिर्फ सुधा की विदाई का नहीं है, वो चंदर और सुधा की उस मासूम खूबसूरत दुनिया के अंत का प्रतीक है। उस एक पल में वो दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाती है। शादी तो हो जाती है, पर जैसा कि डर था, ये सुधा की जिंदगी में खुशियां नहीं लाती। बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसा खालीपन लाती है जो उसे धीरे धीरे खाने लगता है। वो अक्सर बीमार रहने लगती है। चंदर को लिखे उसके खतों में उसकी पीड़ा साफ झलकती है ना? हाँ, वो लिखती तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में है, लेकिन उन लफ्जों के पीछे का दर्द चंदर महसूस कर सकता है। और दूसरी तरफ चंदर का क्या हाल है? जिस त्याग को करके वो महान महसूस करना चाहता था, वो अब उसे एक गुनाह की तरह सताने लगता है। अपराध बोध उसे अंदर ही अंदर खोखला करने लगता है। उसे लगता है कि उसने सुधा की खुशियों की बलि दे दी है। और इस तूफान से बचने के लिए वो पाम के पास सुकून खोजने की कोशिश करता है। लेकिन वहां उसे और बेचैनी मिलती है, क्योंकि पाम यथार्थ की दुनिया है। वो चंदर के आदर्शों के पाखंड पर सवाल उठाती है। उनके बीच प्रेम, वासना और पवित्रता जैसे विषयों पर लंबी बहस होती है। हाँ, और पाम उसे आईना दिखाती है कि जिसे तुम पवित्रता कह रहे हो, वो कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागना तो नहीं है। ये बातें चंदर के मन के तूफान को और बढ़ा देती हैं। और इसी उथल-पुथल के बीच कहानी में एक और किरदार आता है, सुधा की चचेरी बहन बिंती। बिंती का किरदार कहानी में एक खामोश दर्द की तरह है। वो एक शांत और समझदार लड़की है जो मन ही मन चंदर से प्रेम करने लगती है, ये जानते हुए भी कि चंदर का दिल कहीं और है। हाँ, उसका ये एक तरफा निस्वार्थ प्रेम चंदर की कहानी में एक और ट्रेजेडी की परत जोड़ता है। तो चंदर हर तरफ से घिर चुका है, उसका आदर्शवाद टूट चुका है, उसका त्याग एक गुनाह बन चुका है, और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा है।
उसे बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। वो अपनी परछाई से बात करने वाला सपना। हाँ, जिसमें उसकी परछाई उसे उसके गुनाह के लिए धिक्कार रही है। वो खुद को पापी और पतित मानने लगता है। जिस देवता के सिंहासन पर वो खुद बैठा था, अब वो उसी सिंहासन से गिरकर अपने ही पैरों तले कुचला जा रहा है। बिल्कुल। और फिर कहानी अपने सबसे दर्दनाक और अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। सुधा गंभीर रूप से बीमार होकर अपने पिता के घर लौट आती है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। चंदर और सुधा के बीच की जो आखिरी मुलाकातें हैं, वो दिल को दहला देने वाली हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है सुधा का नजरिया। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो मरते दम तक चंदर में अपनी आस्था बनाए रखती है। वो उसे अपना देवता ही कहती है। उसे जरा भी दोष क्यों नहीं देती? हाँ, देखिए, ये इस कहानी का सबसे जटिल और दुखद पहलू है। एक नजर से देखें तो ये सुधा का चंदर के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास है कि मेरे देवता ने जो किया वो सही ही होगा। हाँ, लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो ये उस दौर की एक स्त्री की त्रासदी है जिसे इतना आदर्श बना दिया गया है कि वो अपने शोषण के लिए भी अपने आराध्य को दोषी नहीं मान पाती। तो उसका चंदर को देवता कहना ही चंदर के गुनाह पर सबसे बड़ी मोहर है। बिल्कुल। सुधा की मौत चंदर को पूरी तरह से तोड़ देती है। उसे अपने गुनाह की भयावता का एहसास होता है कि उसने सामाजिक आदर्शों और अपने झूठे सिद्धांतों को उनके सच्चे और पवित्र प्रेम से ऊपर रखा। जिस प्रेम को वो पूछता था, उसी प्रेम की उसने अपने हाथों से हत्या कर दी थी। उपन्यास का आखिरी सीन, वो शायद हिंदी साहित्य के सबसे यादगार दृश्यों में से एक है। सुधा के अंतिम संस्कार के बाद बिंती, जो खुद दुख में डूबी है, वो पूरी तरह टूट चुके चंदर से एक अजीब सी मांग करती है। हाँ, गहरे दुख और समर्पण के क्षण में वो चंदर से कहती है कि वो सुधा की मांग का बचा हुआ सिंदूर उसकी मांग में भर दे। ये कोई रोमांटिक पल नहीं है, ये त्रासदियों का संगम है के बोझ को एक साथ स्वीकार करना है। कहानी गंगा के किनारे खत्म होती है, जहाँ चंदर बिंती का हाथ थामे एक नई अनिश्चित राह पर चल पड़ता है। लेखक लिखते हैं, जैसे तूफान के बाद दो नावें किनारे आ लगी हों। वो साथ तो हैं, लेकिन तूफान के थपेड़े खाकर पूरी तरह टूटकर। तो हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। चंदर देवता था या गुनहगार? ये उपन्यास इसीलिए महान है क्योंकि ये इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। अगर आप चंदर के इरादों को देखें तो वो पवित्र थे, है ना? हाँ, वो सुधा का बुरा नहीं चाहता था। हाँ, उसने वही किया जो उसके आदर्शों के मुताबिक सही था। तो इस नजरिए से वो एक ट्रेजिक नायक है, एक देवता जो गिर गया। लेकिन अगर आप उसके फैसलों के नतीजों को देखें तो वो विनाशकारी थे। उसके एक फैसले ने सुधा की जान ले ली। सही बात है। इस नजरिए से वो एक गुनाहगार है जिसने अपने अहंकार में एक जिंदगी तबाह कर दी। शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। बिल्कुल, वो एक साधारण इंसान था जिसे हालात ने और उसके अपने आदर्शों ने देवता बनने पर मजबूर कर दिया, और वो इस भूमिका को निभा नहीं सका। एक कहानी जो हमेशा पाठकों के मन में रह जाती है, आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, बस सोचने के लिए मजबूर कर देती है। मैं एक आखिरी सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगा। जरूर। क्या आदर्शवाद जब हकीकत और इंसानियत से पूरी तरह कट जाए तो वो भी अपने आप में एक तरह का गुनाह बन जाता है? वाह, सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।